हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर सीमा। और व्यूअर्स, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जी की मुलाकात हुई है, वर्चुअल मुलाकात, जो कि बेसिकली जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उनके कहने पे ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो ब्रिक्स क्या है, मैं इसके लिए बताता चलूँ आपको कि BRICS, जैसे ब्रिक्स मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये एक्रोनिम है बेसिकली कि जिसमें 5 बड़ी स्टेट्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 बड़ी स्टेट्स हैं और ये ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन बनी है इसका जो मेन पर्पस है वो तो इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को देखना है। एक बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप कह लें आप इसको। एंड अबव ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं ये G20 की भी मेंबर हैं। और अगर इनकी जीडीपी देखा जाए, जो कंबाइंड जीडीपी है पांचों ऑल 5 स्टेट का, दैट इज अबाउट $20 ट्रिलियन। आप ये कह लें कि तकरीबन पूरी दुनिया का दैट मेक्स अप मोर देन 23% ऑफ द, आप कह लें, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है ना उसका वो बनता है। और अगर इसको देखा जाए तो इनके पास जो रिजर्व्स हैं, जो कंबाइंड रिजर्व्स हैं, वो भी कोई $4.5 ट्रिलियन के ज़्यादा रिजर्व्स हैं। सो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, जिसको हम देखते हैं कि ये इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोवल साहब हैं, उन्होंने इसका इजलास बुलाया और बेसिकली ये इसकी, आप ये कह लें कि एक स्पेशल तो इजलास है, डिस्कशन हुई है। और वो क्योंकि एक जो तालिबान का एक टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान का, उसके हवाले से है। तो एक मेरा ख्याल है कि चार पांचों ममालिक के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आइंदा होने वाला क्या है, ये क्या है जो होगा। और लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया जो है वो उसने अपने आप को इसमें बड़ा प्लेस किया है और फाउंडिंग मेंबर्स में से था। और अबव ऑल देखा जाए तो इसमें देखें कि रशिया का बहुत बड़ा एक क्लाउड है, एक सुपर पावर रही है, ग्रेट पावर रही है और अभी भी ग्रेट पावर है रशिया। और उन्होंने चाइना के साथ मिलके, चाइना अगेन एन इमर्जिंग ग्रेट पावर है। इंडिया, सो साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, फिर ब्राज़ील से ब्राज़ील आ गया। तो ये पाँचों ममालिक जो हैं दे हैव अ ह्यूज वैल्यू। और जो एक रिस्पॉन्स की बात हमेशा करता हूँ मैं, कि जो वेस्ट है जब उसने एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर खड़ा किया, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी या एक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल कहते हैं, तो वो जो जब बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को, बहुत सारों को पता चला कि अब हमें किस तरह अपने आप को मजबूत करना है, तो उन्होंने फिर इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने शुरू कर दिए। उस इंस्टीट्यूशंस में लाइक माइंडेड स्टेट्स या तो फिर इकोनॉमी के रेफरेंस से या पॉलिटिकल रेफरेंस से उसमें आनी शुरू हो गई। तो ब्रिक्स इज जस्ट सच अ प्लेटफॉर्म। लेकिन ये है कि यहाँ पे पांचों के पांचों ममालिक जो हैं दे आर वेरी बिग और वो इम्पोर्टेंट हैं। हर मुल्क की अपनी वैल्यू है। और ये इसको बहुत सारे एंगल से डिस्कस भी किया जा सकता है। बट आप देखें कि इंडिया और चाइना की आपस में सख्त लड़ाई है, लेकिन दे शेयर द प्लेटफॉर्म। इंडिया और चाइना के मामलात कितने ज़्यादा ख़राब रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। और इस वक्त जो अमेरिका जो है वो इंडिया को ये कहा जा रहा है कि प्रॉप अप कर रहा है बिकॉज फॉर चाइना। और इस जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि सारी दुनिया जो है वो, जैसे मैंने रिसेंटली भी एंट्री ब्लिंकन आए हुए थे इंडिया में, जिन्होंने कहा कि जो क्वाड की स्टेट्स हैं दे शुड गिव अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडिया। अब आप इमेजिन करें कि जितना भी एक बड़े ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें इंडिया आके खड़ा होता है, दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ फेस वैल्यू। और इसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान के भी इसके ऊपर बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सो अब जो
एनएसएस आए हैं, ये एनएसएस की जो ग्रुप हुई है मुलाकात, ऑब्वियसली व्हाट दैट मेंट, ये क्या था, ये किस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए। और मेरा ख्याल है इंडिया ने ये जो अजीत डोवल ने ये जो इनवाइट किया, या जो मीटिंग जो है वो चेयर की, इसको अगर देखा जाए तो प्राइमरली इंडिया क्योंकि इस खित्ते से है, तो वो ये बताना चाहते हैं जो रशिया को भी, ब्राज़ील को भी, साउथ अफ्रीका को भी, कि हाउ मच दे आर कंसर्न्ड अबाउट अफ़गानिस्तान, और वो ओपिनियन भी लेना चाहते हैं और एक पल्स भी लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली चाइनीज़ पल्स समझना चाहते हैं, रशियन पल्स समझना चाहते हैं। क्योंकि ये एक बात की जा रही है बहुत ज़्यादा कि इंडिया जो है, व्हेन इट कम्स अफ़गानिस्तान, तो रशिया और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, दे डू नॉट कन्वर्ज। तो रशियन जो हैं वो अपनी, दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं कि तालिबान पावर में आ जाए, क्योंकि रशियंस डोंट लाइक कि कहीं डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी के अलावा जो मर्जी सेटअप हो ले, सो यू नो, बिकॉज दे डोंट हैव इट। सो वो ऑब्वियसली दे आर वर्किंग फॉर दैट, और उनको पता है कि तालिबान से ही उनकी दोस्ती हो सकती है फॉर सो मैनी रीजंस। सो इंडिया एक तो इससे पल्स लेना चाह रहा है कि सारी स्टेट सोच क्या रही हैं, चाइना और रशिया के हवाले से पर्टिकुलरली। बाकी ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका अपना एक जो एक कॉमन सी डिस्कशन होगी वो मेरा ख्याल है कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया जब इसको लीड करेगा, जब इसको चेयर करेगा, तो फिर उसमें एक एक उसकी नॉन्स वैल्यू बढ़ जाती है। क्वाड में ऑलरेडी इंडिया की एक अच्छी वाली वैल्यू जो है, वो नुएंस वैल्यू जो है वो है, और वो इसलिए है कि अमेरिका ये समझता है कि हमें इंडिया को आगे लेके आना है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स, दैट इज नॉट अबाउट मोर ऑफ अ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। ये कोई सिक्योरिटी की चीजें डिस्कस नहीं करते, ये क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह की जो इश्यूज हैं वो देख लेंगे। और क्योंकि ये ग्रुप अपना तारुफ इसी तरह कराता है कि हमारी जीडीपी इतनी है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ज़्यादा हैं, हमारा कंबाइंड जीडीपी इतना है, हमारे तो जैसे मैंने पहले कुछ फिगर्स आपको दिए। सो ये ज़्यादातर अपने कॉन्टैक्ट ग्रुप इस्टेब्लिश करते हैं फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज के हवाले से। तो इसको ऑब्वियसली इंडिया को एक एडवांटेज मिलता है कि इसमें बायलैटरल ताल्लुकात भी इस्टेब्लिश होते हैं और मल्टीलैटरल ताल्लुकात भी इस्टेब्लिश होते हैं, और इंडिया को रेलिवेंस मिलती है कि इंडिया इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ द क्वाड, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स एज वेल, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द एससीओ एज वेल। सो पाकिस्तान के लिए इसमें पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि गो के इन ममालिक में से कोई ऐसा मुल्क स्वाय चाइना के जो नहीं है, जो पाकिस्तान की कोई अनकंडीशनल सपोर्ट करता हो व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। नॉर्मली क्योंकि अब जो ग्लोबल रेफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द बायलैटरल ट्रेड और द मल्टीलैटरल ट्रेड, दैट इज सीन कि वो आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो फाइनेंशियल हेल्थ एस्टैब्लिश एंड फाइनेंशियल हेल्थ विल मेक अस अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें जो हैं वो करने वाली हैं। देन पाकिस्तान के लिए जो चीज़ अहम है वो ये है कि अगर क्वाड होता है, अगर एससीओ, ऑब्वियसली इसमें चाइनीज भी हैं, रशियंस भी हैं, पाकिस्तान उसका मेंबर है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सक्सेस थी टू बी पार्ट ऑफ दिस मेजर ब्लॉक। लेकिन आई पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड कि जो ब्रिक्स एंड क्वाड है, दे आर मच मच मोर important platforms and they have a global significance and relevance. बिकॉज चले ब्रिक्स तो एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन क्वाड तो एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। सो ये एक इंडिया को एडवांटेज जाता है कि वो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं उसका हिस्सा है, और बड़े इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स का हिस्सा होना ऑब्वियसली इंडिया की मार्केट वैल्यू को बढ़ा देता है, और फिर पाकिस्तान इसमें परेशान होता है कि भाई इंडिया जो कश्मीर इशू है, ये बायलैटरल ताल्लुकात हैं, वो अंडरमाइन होते हैं। और इसमें बायलैटरल ये जो इजलास आज का जो हो रहा है, इसमें ऑब्वियसली ये जो पांचों ममालिक हैं ज़्यादातर नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप को ही ओवरसी करेंगे, जिसमें काउंटर टेररिज्म है या साइबर सिक्योरिटी है, बाकी एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो भी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वो भी जो है उसको देख रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, इसके जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ये ममालिक अफगानिस्तान के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं?
क्या ये ममालिक अफगानिस्तान को कुछ दे सकते हैं, या कोई अफगानिस्तान के लिए कोई कलेक्टिव अप्रोच लेके आना चाहते हैं? क्या ये ममालिक जो हैं अफगानिस्तान के लिए कोई ऐसा पैकेज लेके आना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज इनका जो कंबाइंड पॉलिटिकल कैपिटल है दैट इज नॉट टुगेदर, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली थिंक्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट चाइनीज एंड रशियंस आर थिंकिंग, और Russian and Chinese, they are so much independent in terms of their policies, and they are too much independent कि they don't want to listen to anyone, और बस वो अपना they want to work, और वो समझते हैं कि हमारी अपनी पर्सनल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें कोई कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म के ज़रिए तालिबान या अफगानिस्तान से डील उस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, उनका जो इंडिविजुअल क्लाउड इतना है कि वो कहेंगे हाँ जी हम इंडिविजुअली तो आपसे डील कर रहे हैं, लेकिन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म भी अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनके एडेड एडवांटेज है। लेकिन मे बी इंडिया वुड लाइक कि वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे कैन गेट क्लोजर और दे कैन सेल दिस आइडिया ऑफ ब्रिक्स टू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को ये भी बताएंगे कि भाई और नहीं, अफगान गवर्नमेंट जो है तालिबान की जो गवर्नमेंट को वो ये भी बताएंगे कि भाई इंडिया इज नॉट अलोन, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एन एससीओ, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड। सो मे बी इंडिया जो है वो अपने आप को एक रिलायबल पार्टनर और एक ग्रेट पार्टनर और एक बड़ा रीजनल प्लेयर भी शो करना चाहता है व्हाइल सिटिंग ऑन दिस बिग टेबल। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मेरा ख्याल है, जिसको सारे के सारे लोग स्टडी कर रहे हैं। अफगानी भी स्टडी कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी स्टडी कर रहे हैं, इंडियंस भी, सारे रीजनल स्टेट्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। जो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कि आपको छोटी सी मेरे पास वीडियो आई थिंक है या नहीं है पता नहीं, मैं देखता हूँ, अगर हुई तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अजीत डोवल साहब जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो अफ़गानिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तानी जनरल से भी जब वो मिलते रहे हैं तो व्हाट दे हैव बीन सेइंग। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वीडियो, आप ये भी सुने एंड देन वी कैन हैव अ स्मॉल, इसके ऊपर बात भी कर लेंगे एंड विल कंक्लूड। ये मैं इसको बस थोड़ी अपलोड कर लूँ एंड देन लेट मी शेयर इन अ व्हाइल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई थिंक ये वीडियो पुरानी है 2013 की, वेयर इन फैक्ट ही सेज, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने इस को समझा है इस वीडियो को कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी, सो जस्ट इसको देखें जरा। That 325,000 Afghan National Army and the police will deliver. It will hold together. It has been equipped. It has been trained. It has got officers who are sufficiently motivated. And it is felt that irrespective of what happens at the political level in Afghanistan, the strong military and the police will remain a disciplined force, upholding the constitution and the democratic values of the Afghan state. This is an assumption. In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there's a transition of power, and again these things, this will get probably, to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight. But I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. I don't believe them. But this is a question mark. वो दोल साहब कह रहे हैं कि they don't believe, obviously they have their own calculations, और होनी भी चाहिए। हर मुल्क की जो सिक्योरिटी लीडरशिप होती है या जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट होती है, उनकी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं। बट एनी हाउ इसको जस्ट आपको दिखाने का मकसद ये था कि दैट द वर्ल्ड हैज़ बीन नोइंग अबाउट अफगानिस्तान फॉर लॉन्ग, कि वहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं। सो ब्रिक्स जो है वो भी इस पे बात करेंगे
कि अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली व्हाट डू दे हैव समथिंग फॉर अफगानिस्तान, दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट कुड बी ऑफ वैल्यू, that what do they come for something, maybe they can come something for Afghanistan. Let's see that whether what do they have for the Afghanistan. Thank you very much.